हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स की मांग थी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हम लेकर के आएँ। तो आज इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो आने वाली परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, केवल वही क्वेश्चन और आंसर हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। पूरा सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आपको कुछ भी बुक उठाने की या फिर कहीं पर भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा। आपका केवल एक ही वीडियो से अच्छा मार्क्स आएगा जितना कि आप चाह रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, यह सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी न्यू सिलेबस के आधार पर होंगे। तो स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपके मोबाइल पर हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको जो है कोई भी कमियां नहीं दिखाई देंगी और इस वीडियो के माध्यम से आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिएगा, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए और इसका सिद्धांत बताइएगा। देखिए, जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है उसमें वेल्डिंग से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वेल्डिंग प्रक्रिया को परिभाषित करना है और उसका सिद्धांत बताना है। तो इसमें आपको केवल ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको लिखना होगा। और काफ़ी बच्चे जो है जानते होंगे कि जो भी क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो प्रैक्टिकली हैं उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रक्रिया को कैसे परिभाषित करते हैं, देखिएगा। वेल्डिंग जो है वो मुख्यतः दो धातु खंडों के बीच स्थायी संबंध बनाने का प्रक्रम है, यानी कि उनको जोड़ने का प्रक्रम है। ठीक है, व्यवहारिक रूप से वेल्डिंग उष्मा या दाब अथवा दोनों के प्रयोग से पूरक पदार्थों अथवा बिना पूरक पदार्थों का प्रयोग करके समान या फिर असमान धातु खंडों को स्थायी रूप से जोड़ने का काम करती है। तो यह कहलाता है वेल्डिंग। ये वेल्डिंग की प्रक्रिया हुई। और देखिएगा, वेल्डिंग जो है हम ऐसा क्यों करते हैं, इस तरीके से ऐसा करने से धातु खंडों को स्थायी रूप से जोड़ देते हैं। तो जोड़ साफ व मजबूत करने के लिए जो आवश्यक है वह क्या है, जोड़ और जो हमने जोड़ा है उसको साफ और मजबूत करने के लिए आवश्यकता अनुसार जोड़ वाले स्थान पर कोर सज्जा की जाए, यानी कोर सज्जा की जाती है। और कोर सज्जा क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसा हमने वेल्ड किया, वेल्ड को साफ सुथरा बनाने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए हमें जो है कोर सज्जा करनी पड़ती है, यानी कि उसको जो है जो आपका अनवांटेड वेल्ड हो चुका है उसको हटाना पड़ता है और कार्यखंड के किनारों को साफ करके काट छांट करना होता है और वेल्डिंग योग्य बनाना होता है। ठीक है, वेल्डिंग योग्य कोर सज्जा कहलाता है। वेल्डिंग को दो विधियां हैं। ठीक है, तो कोर सज्जा आप समझ गए होंगे। कोर सज्जा क्या होता है कि जो फालतू का वेल्ड वहां पर गिर गया हो गया है उसको जो है छांट करके हटा देना, तो वो कहलाता है कोर सज्जा। ठीक है, कार्यखंड के किनारों को साफ करके छांट देना जो है, काट छांट करना जो है, वेल्डिंग योग्य बनाना, उसे क्या कहलाता है, कोर सज्जा कहलाता है। ठीक है, वेल्डिंग की विधियां जो है वो दो होती है, एक तो होती है दाब वेल्डन और एक होती है दाब रहित वेल्डिंग। ठीक है, तो दाब वेल्डिंग में क्या है, इसमें धातु खंड के दो सिरों को प्लास्टिक अथवा उससे कुछ कम तापक्रम तक गर्म करके हथौड़े द्वारा पीटकर जोड़ दिया जाता है। यह तो होती है दाब वेल्डिंग। ठीक है, दाब रहित वेल्डिंग क्या होती है, इसको क्या करते हैं कि फ्यूजन वेल्डन भी कहते हैं। ठीक है, दाब रहित वेल्डन को फ्यूजन वेल्डन भी कहते हैं और इसमें दोनों धातु खंडों को गलनांक तक गर्म किया जाता है। देखिए, उसमें प्लास्टिक के कुछ तापक्रम तक गर्म किया जाता है और हथौड़े से पीट करके जोड़ दिया जाता है। लेकिन दाब रहित वेल्डिंग में क्या होता है कि इसको जो है दोनों धातु खंडों को उनके गलनांक तक गर्म करते हैं और एक साथ आवश्यकता अनुसार पूरक धातु को पिघला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह पिघलती हुई धातु वेल्ड किए जाने वाली धातु के जो भी धातु उसमें जोड़ना चाहते हैं उससे जोड़ देते हैं और उसमें जो है उसके जो बीच में जगह होती है उसमें भर जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है और ठंडी होकर एक दूसरे पर जुड़ करके मजबूत जोड़ उत्पन्न करती है। तो उसे बोलते हैं हम दाब रहित वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेल्डिंग की विभिन्न तकनीक क्या है और गैस वेल्डिंग की प्रक्रिया बताइए। वेल्डिंग की विभिन्न तकनीकों को बताना है और गैस वेल्डिंग क्या है उसका विवरण देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेल्डिंग की प्रक्रिया
हमें बतानी है कि विभिन्न तकनीक क्या क्या हैं। तो वेल्डिंग तकनीक क्या होती है? देखिए, वेल्डिंग क्रिया के दौरान वेल्ड जोड़ बनाते समय विभिन्न वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पहला है वामार्त व अग्रहस्त वेल्डन। ठीक है, वामार्त व अग्रहस्त वेल्डन, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड और फोर हैंड वेल्डिंग। ठीक, तो यहां पर देखिएगा इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में ज्वाला पूर्ण हुए वेल्ड से आगे की ओर चलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जब वामार्त या फिर अग्रहस्त वेल्डन को हम बात करेंगे तो इस विधि में जो ज्वाला होती है, आग होती है, उसे पूर्ण हुए वेल्ड से आगे की ओर चला जाता है, अर्थात वेल्ड दाएं से बाईं ओर होगा, यानी कि दाएं से बाईं ओर होगा वेल्ड जो आप करेंगे और चलते हुए होता है। ठीक है, तो इस विधि में ज्वाला के पीछे पीछे पूरक जो छड़ है उसको चलाते जाते हैं। ठीक, तो पहले धातु गर्म होती है जिसके वेल्ड की भी शीघ्र हो जाता है। पहले जो है धातु को हम गर्म करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, वेल्ड को हम कर देते हैं। ठीक, धातु को गर्म करना पड़ता है, उसको पिघलाना पड़ता है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वेल्ड करने से पहले धातु को गर्म किया जाता है और इसमें वेल्ड को भी शीघ्र हो जाता है। ये अब दो बातें आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 मिलीमीटर मोटी प्लेटों के वेल्ड करने के लिए इसका प्रयोग अति उत्तम होता है। जो है सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कि 3 mm की मोटी प्लेट का यूज जब हम करते हैं तो वामार्त या अग्रहस्त वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है दक्षिणावर्त या फिर पश्चहस्त वेल्ड। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यह होता है कि इस विधि में ज्वाला को जो है पूर्ण हुए वेल्ड के ओर रखकर, उसी के ओर रखकर चलाई जाती है, यानी कि उसके पीछे दूसरी तरफ नहीं चला जाती है, आगे आगे नहीं चला जाता है, केवल वहीं पर उसको चलाया जाता है तथा वेल्ड जो है बाएं से दाईं ओर होता है। उसकी जो वामार्थ थी उसकी उल्टी दिशा दक्षिणार्थ होता है, तो दाईं ओर चलते हुए होता है। उसमें क्या था, दाएं से बाएं ओर था, इसमें बाएं से दाईं ओर चलते हुए होता है। इस विधि में ज्वाला को पूरक छड़ के आगे पीछे चलाते हैं। ठीक, और इसमें जो है 5 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड करने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी दक्षिणावर्त का और वामार्त का 3 mm मोटी प्लेटों के बीच इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग क्या है। देखिए, गैस वेल्डिंग के बारे में बात करें तो थोड़े से और बात कर लें कि दक्षिणावर्त वेल्डिंग क्या होता है। देखिएगा, जब इसमें हम 5 mm मोटी प्लेटों को वेल्ड कर देते हैं तो यह वायुमंडल का प्रभाव, इस पर जो है कोई वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्लेटें हैं वो जो है वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। और इसमें वेल्ड को ठंडा होने की दर जो है वामार्त की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जैसे वामार्त जो हम वेल्ड करते हैं तो उससे कम ये जल्दी ठंडा होता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा। गैस वेल्डिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, गैस वेल्डिंग विधि में जोड़े जाने वाले धातु खंडों या फिर भागों को फ्यूजन, जैसे बोलते हैं संगलन। ठीक है, संगलन का मतलब यह है कि उसको जो है गलाना। ठीक, संगलन तापमान तक गर्म करने के लिए ज्वलनशील गैसों की ज्वाला का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात पूरक धातु का प्रयोग करके बिना दाब डाले ही वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये गैस वेल्डिंग में होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जब हम बिना दाब डाले ही उसको वेल्ड करते हैं तो आगे क्या होता है, इस प्रकार ऐसी वेल्डिंग विधि जिसमें जोड़े जाने वाले भागों को संगलन तापमान तक गर्म करते हैं संगलन वेल्डिंग कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी वेल्डिंग विधि जिसमें हम संगलन तापमान तक गर्म करते हैं किसी भी दो धातु को और उसको जोड़ देते हैं तो वो संगलन वेल्डिंग विधि कहलाती है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गैस वेल्डिंग की। तो यहाँ पर गैस जो संगलन वेल्डिंग विधि में जोड़े जाने वाले जो भाग हैं उनको हम क्या करते हैं, किस तक गर्म करते हैं, उसको पिघलने तक गर्म करते रहते हैं। उसको गर्म करते रहें। जब वो पिघलने तक आ जाएगा तो फिर जो है उचित समय के बाद पूरक धातु के साथ उसको जो है पिघलाई जाती है, उसको जोड़ दिया जाता है और जोड़े जाने पर भागों के बीच जो खाली स्थान है उसमें पूरक धातु भर दी जाती है, जिससे कि दोनों जो है आपस में मिल जाती हैं और आपस में मिलकर के जब उसको ठंडा करते हैं तो ठंडा होने पर वो जो है वेल्ड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि उसमें जोड़ बन जाता है, वो एक दूसरे से जुड़ जाती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ज्वलनशील गैस के रूप में धातु को पिघलाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है, मीथेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन आदि इन गैसों का यूज होता है और जिसे जलाने के लिए जो है शुद्ध ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मीथेन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन और इन गैसों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारी कार्यों के लिए भी इस्पात खंडों को जोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, आपने देखा हो गैस वेल्डिंग की दुकानों पर। ठीक है, इसकी ज्वाला का अधिकतम तापमान जो है सबसे अधिक कितना होता है, 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 3100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, ये किसका, एसिटिलीन और हाइड्रोजन तथा मीथेन का जो प्रयोग पतली धातु चादरों या हल्के जोड़ के लिए किया जाता है।
ठीक है, क्योंकि इनकी ज्वाला जो है वो तापमान कम होता है। ठीक, तो एसिटिलीन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा तापमान होगा, कितना 3100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हाइड्रोजन और मीथेन को हम कब यूज़ करते हैं, जब पतली धातुओं को जोड़ना होता है, पतली धातु को वेल्ड करना होता है। ठीक है, पतली चादरों को वेल्ड करना होता है, क्योंकि इनका जो तापमान है फ्लेम का, आग का, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, देखिएगा, ये तो होता है हमारे पास टॉर्च की चाल, जो टॉर्च है, और ये होता है हमारे पास ये जो रॉड है जो पिघलती जाती है, और यहाँ पे ये इधर की साइड वेल्ड होता जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, देखिएगा, ये जो है, और देखिए दोनों के जो वर्क पीस है और यहाँ पर ये जो टॉर्च है, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 60 से 70 डिग्री होता है। और जो ये रॉड है, जो ये फिलर मटेरियल की रॉड है, ये 30 से 40 डिग्री एंगल होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 60 से 70 और 30 से 40। लेकिन ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास गैस वेल्डिंग में। ठीक, और गैस वेल्डिंग होता है, लेकिन ये हम कहेंगे कि वामार्त अग्रहस्त वेल्डिंग, वामार्त अग्रहस्त वेल्डिंग ये वाला होता है, और दक्षिणावर्त पश्च वेल्डिंग ये होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें होता है हमारे पास एंगल 40 से 50, इसमें होता है 60 से 70। लेकिन ये दोनों एंगल जो है सेम होते हैं, जो फिलर रॉड इसमें जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वेल्ड होगा बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ठीक है, यानी कि दाएं साइड से बाएं, यानी राइट से लेफ्ट होगा, और ये लेफ्ट से राइट साइड होगा। ठीक, तो ये तो है हमारे पास दक्षिणावर्त, और ये है वामावर्त वेल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, ये होता है हमारे पास ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, जिसे हम गैस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बिलो पाइप है, ये पूरक छड़ है जो यहाँ पर ये मेल्ट होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलेट, जो यहाँ पर वेल्ड हुआ है इसको फिलेट बोलते हैं। और ये हमारे पास जो है वेल्ड कटा हुआ, यानी कि वेल्ड की काट है ये वाली। ठीक, तो यहाँ पर ये वेल्ड होता हुआ यहाँ पर जा रहा है, देखिएगा ध्यान से आप। ठीक है, तो पिघली हुई धातु जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जो यहाँ पर ये पिघली हुई धातु है, और कुछ ये वर्कपीस भी इसमें पिघलेगा। ठीक है, ये इस तरीके से ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है। पैटर्न के प्रकार समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आता है कि पैटर्न के प्रकार क्या हैं, उनको समझाइएगा। टाइप ऑफ पैटर्न, तो पैटर्न के प्रकार समझ लेते हैं। पहले पैटर्न को देख लेते हैं, पैटर्न क्या होता है। देखिए, ढलाईशाला कार्य में ढलाई हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम जिसे फर्मे बोलते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं पैटर्न। पहला है ठोस अथवा सिंगल प्रतिरूप। ठोस अथवा सिंगल प्रतिरूप, ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रतिरूप एक ही खंड में निर्मित होते हैं, अर्थात खंड रहित होते हैं, यानी कि ये जैसे अलग अलग पार्ट होते हैं, ये उसमें नहीं होते, ये एक ही पार्ट में होते हैं। ठीक है, इन प्रतिरूपों का आकार एवं आकृति वांछित ढलाइयों का प्रावधान भी रखा जाता है, वांछित ढलाइयों का प्रावधान भी इसमें रखा जाता है। और देखिएगा, जो हमें यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिएगा ये ठोस प्रतिरूप है जो हमें यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह प्रतिरूप जो है मजबूत होते हैं और सस्ते भी होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये मजबूत होते हैं और सस्ते भी होते हैं, और यह प्राय क्या होते हैं, ठोस चपटे पदार्थ, जो मतलब पृष्ठ वाले होते हैं, ठोस वाले, और एकदम चपटे पदार्थ, जो चपटा जो है इसका सतह होता है, पृष्ठ होता है, और ये निर्माण कार्य में पृथक्कारी सतह के रूप में काम करते हैं। ठीक है, देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिएगा कि कुछ ठोस जो प्रतिरूप है, कुछ चपटे हुए होते हैं और कुछ चपटे नहीं होते। जैसे कि पुली का ठोस प्रतिरूप होता है, और प्रतिरूपों के साँचे के निर्माण के लिए एक फॉलो बोर्ड, जिसको बोलते हैं हम फॉलो बोर्ड, उनका प्रयोग किया जाता है जब इसके सांचे बनाते हैं। तो सांचा बनाते समय जो है सहारा भी देता है जो हमारे पास जो फॉलो बोर्ड होता है, और तथा साथ साथ ही पृथक कारक जो पृष्ठ का कार्य भी करता है। लेकिन चपटे पृष्ठों वाले प्रतिरूपों से संपूर्ण सांचा एक ही संकचन बॉक्स में बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकते। दूसरे बॉक्स द्वारा अगर हम कहेंगे तो दूसरा बॉक्स केवल इनको ढका जा सकता है। तो ढकने वाला बॉक्स जो है वो कॉप, और दूसरा बॉक्स जो है वो ड्रैग कहलाता है। ठीक है, जो इसको ढकता है उसको कॉप बोलेंगे, और जो ये बॉक्स खुद होता है उसको ड्रैग बोलेंगे। ठीक है, आगे विभक्त प्रतिरूप क्या होता है। विभक्त प्रतिरूप वो होता है कि जिन प्रतिरूपों का निर्माण दो या दो से अधिक खंडों में किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, विभक्त प्रतिरूप कहलाते हैं। दो या दो से अधिक खंडों में किया जाता है। ठीक, वे क्या कहलाते हैं, विभक्त प्रतिरूप कहलाते हैं। अब खंडों को जोड़ने हेतु जो है ड्वेल पिनों का प्रयोग किया जाता है, और आवश्यकता अनुसार इन्हें सांचा बनाते समय अलग अलग भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह मूल रूप से दो भागों में बांटे गए हैं, और एक द्विभाग प्रतिरूप होता है और दूसरा होता है त्रिभाग प्रतिरूप। दो भागों में बांट सकते हैं, द्विभाग प्रतिरूप और
त्रिभाग प्रतिरूप, ये दोनों अलग अलग प्रतिरूपों में इनकी पृथक सतह अलग अलग करती हैं और पृथककारी सतह की स्थिति का निर्धारण ढलाई के आकार एवं आकृति का निर्माण करता है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्वारयुक्त प्रतिरूप। द्वारयुक्त प्रतिरूप क्या होता है इसको जान लीजिए। इस प्रकार के प्रतिरूपों में द्वार का प्रतिबंध होता है, यानी कि द्वार का जो इंतजाम होता है, इसमें एक दरवाजा होता है, दरवाजा टाइप। इसमें हम कह सकते हैं कि प्रारूप क्रम से 2, 4, 6, 8 इत्यादि के सेटों में निर्मित किए जाते हैं और इनके द्वारा निर्मित सांचों को जोड़ने के लिए एक नली का प्रयोग किया जाता है। एक नाली होती है, वो नाली जो है इस तरीके से होती है और यहाँ पर ये जो है पैटर्न जुड़े हुए होते हैं और इसमें जो है नाली में इसका जो मटेरियल है वो जाता है, जो इसमें फिल होता है, भरता है। ठीक है, ऐसे लगे हुए होते हैं। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये पैटर्न लगे हुए होते हैं, नाली में एक सिरे से पिघली हुई धातु को डाला जाता है और जहां से यह दूसरे में निकलकर सांचे तक पहुंचता है, यानी कि एक दूसरे के निकलकर सांचे में पहुंचता जाता है, तो वह हम जो है धातु को अपने हिसाब से जो भी हम इच्छा अनुसार डिजाइन या स्वरूप चाहते हैं उसको हम यहाँ पर पा सकते हैं। नेक्स्ट है पिंजर प्रारूप या फिर प्रतिरूप। इसका निर्माण लकड़ी की पट्टियों द्वारा पिंजर के रूप में किया जाता है और पिंजर जो है ये हम बोल सकते हैं जो हमारा पिंजर प्रारूप है कि प्राकृतिक जो है वांछित ढलाई के समान ही निर्मित की जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पिंजर प्रारूप जो है इसका निर्माण लकड़ी की पट्टियों द्वारा पिंजर के रूप में किया जाता है, पिंजरे के रूप में किया जाता है। एक पिंजरा टाइप होता है। पिंजरों को जो प्रतिकृति वांछित ढलाई के समान ही निर्मित की जाती है, जो जैसा हम चाहते हैं वैसा उसको ढलाकर बनाया जाता है और इसके रिक्त स्थानों को संकचन रेतों द्वारा भर देते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास बालू होती है उससे भर देते हैं और इस प्रतिरूपों का प्रयोग कम मात्रा में बड़े साइज के ढलाइयों के उत्पादन हेतु किया जाता है, जो बड़े साइज के हम उत्पाद बनाते हैं। बुहारी प्रतिरूप क्या है? देखिए, नेक्स्ट है बुहारी प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप जो है, इस प्रकार के प्रतिरूप द्वारा सममितीय, सममितीय का मतलब होता है जैसे एक समान दो हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने हो। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप जो हमें बुहारी प्रतिरूप होते हैं वो सममितीय एवं वृत्ताकार सांचों का निर्माण प्रतिरूपों को ऊर्ध्व अक्ष पर रखकर एवं क्षैतिज तल में घुमाकर किया जाता है। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास जो प्रारूप यानी कि पैटर्न के प्रकार थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोर बनाने की प्रक्रिया समझाइए। कोर बनाने की प्रक्रिया क्या होती है उसको आपको समझाना है। तो कैसे आप करेंगे? देखिए, कोर क्या होती है, सबसे पहले आप कोर की डेफिनेशन को जानिएगा। कोर क्या होती है? ढलाइयों को आवश्यकता अनुसार खोखली बनाने, ठीक है, खोखली बनाते हुए रेतों की आकृतियों सांचों में प्रयोग की जाती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ढलाइयों को आवश्यकता अनुसार खोखली बनाते हुए रेतों की आकृतियां जो है सांचों में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम कोर कहते हैं। ठीक है, कोरों का निर्माण अलग से किया जाता है और कोरों का निर्माण कोर बॉक्सों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कोरों का निर्माण कैसे होता है? कोर बॉक्स की सहायता से किया जाता है और कोरों को सांचे के अंदर सहारा देने हेतु एक छिद्र बनाया जाता है जो बहुत ही जरूरी है और इस छिद्र के निर्माण हेतु पैटर्न या फिर प्रतिरूपों में से कुछ भाग उभार दिए जाते हैं और उन उभरे हुए भागों को कोर प्रिंट कहा जाता है, जो भाग उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख करके आएंगे। कोरों का वर्गीकरण कैसे किया जाए? देखिए, आकार एवं स्थिति के आधार पर कोरों को निम्न भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला है क्षैतिज कोर। क्षैतिज कोर का ये फर्स्ट है, देखिएगा फिगर के माध्यम से। देखिए, क्षैतिज कोर क्या है? इस प्रकार की कोरों को क्षैतिज अवस्था में मोल्ड में प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज अवस्था में मोल्ड में प्रयोग किया जाता है और यह सर्वाधिक प्रचलित कोरों में से एक है। ठीक, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधर कोर। ऊर्ध्वाधर कोर क्या होती है? ये कोरें मोल्ड के भीतर ऊर्ध्वाधर अवस्था में सेट की जाती है और इसमें कोरों का एक सिरा कोर सीट कोप में एवं दूसरा सिरा कोर सीट ड्रग में होता है। ठीक, कोर सीट कोर और कोर जो सीट है उसके ड्रैग में होता है और कोर के सीट के कोर में होता है। ठीक, जिसको बोलते हैं हम कोप। क्लियर, ये होता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर कोर। नेक्स्ट हमारे पास आवरण कोर क्या होती है? ये ऊर्ध्वाधर है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आवरण कोर। आवरण कोर को हम बोलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये ड्रैग है, ठीक है, और ये सेकंड कोप है। ठीक है, सैंड कोप जो हमारे पास बालू होती है, और ये कवर कोर है, ये वाला।
क्लियर है। तो देखिए आवरण कोर क्या होती है। आवरण कोर की कोरों का निर्माण जो है वो पूर्ण पैटर्न ड्रैग में दबाव डालकर मोल्ड का निर्माण किया जाता है। दबाव डाला जाता है जब मोल्ड का निर्माण होता है एवं कोरों को मोल्ड के ऊपर से ढक दिया जाता है, जैसे कि उसमें कोई भी वातावरण का कोई भी स्पष्ट रूप से इफेक्ट ना पड़े। ठीक। नेक्स्ट है लटकी कोर। लटकी कोर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिएगा हमारे पास वह लटकी कोर को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोरों को मोल्ड निर्माण के समय ही मोल्डिंग सैंडों में फंसा दिया जाता है तो इस प्रकार की कोरों का जो निर्माण है वो होता है। ठीक है। तो इस प्रकार की कोरों का प्रयोग कास्टिंग एवं कौन से बाह्य दोनों परिस्थितियों के समतल अनुसार, ठीक है, सरलता पूर्वक किया जाता है, जिससे कि इसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट ना पड़े जिससे कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है रैम अप कोर। रैम अप कोर क्या होती है। रैम अप कोर को हम कह सकते हैं कि जब कोर को मोल्ड निर्माण के समय ही मोल्डिंग सैंडों में फंसा दिया जाता है तो इस प्रकार के कोरों का निर्माण होता है और इस प्रकार के कोरों का प्रयोग कास्टिंग के अंत एवं बाह्य दोनों परिस्थितियों में सरलतापूर्वक किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक। लटकी कोर क्या है। लटकी कोरों को ड्रैग पर सहारने पर कठिनाई होती है और कोरों को कोप के साथ मोल्ड में लटकाते हैं। ठीक। इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और हैंगिंग कोर या फिर हम बोल सकते हैं लटकी कोर, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो है इसको मोल्ड के साथ कोप में लटका देते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है पैटर्न सामग्री के बारे में विवरण दीजिए। पैटर्न सामग्री क्या है। तो बात करते हैं हम लकड़ी की। तो लकड़ी द्वारा अच्छे, सर्वोपयोगी, सस्ते एवं हल्के, आसान प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं और लकड़ी पर विभिन्न मशीनी भी प्रक्रम आसानी से किया जाता है। लकड़ी का जो पैटर्न है उसको आसानी से किसी भी डिजाइन में ढाला जा सकता है। ठीक है। तो देखिएगा लकड़ी के लाभ क्या हैं। लकड़ी के लाभ ये हैं कि वह सस्ती होती है, उपलब्धता से आसान प्राप्त हो जाती है उपलब्ध में, और विभिन्न आकारों में मशीनन भी उस पर आसानी से हो जाता है, भार कम होता है, साफ सुथरी चिकनी सतह मिल जाती है और रख रखाव में भी यह सरल है और अधिक समय तक टिकाऊ भी होती है और टूट फूट की जो कमियां हैं उनको रोका जा सकता है। इनकी सीमाएं क्या हैं। लकड़ी निर्मित प्रतिरूपों में सिकुड़ने एवं फूलने की प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, और इनकी टूट फूट रोधन क्षमता कम होती है। लकड़ी ज़्यादा टूट फूटती नहीं है, जैसे कांच टूटता है या फिर एल्यूमिनियम का जो भी प्रोडक्ट है वो टूट जाता है। ठीक है। और इनकी एक हैंडलिंग नहीं की जा सकती, रफ हैंडलिंग, ठीक है, रफ हैंडलिंग नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। जो लकड़ी है उसकी रफ हैंडलिंग नहीं की जा सकती है। ये पैटर्न कमजोर होते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं और रेतों का प्रयोग पर घिसाव अधिक हो जाता है, इसलिए यह पैटर्न जल्दी ही खराब हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके उपयोग। उपयोग क्या है कि लकड़ी का उपयोग तब किया जाता है जब तैयार किए जाने वाली ढलाई है उसकी संख्या कम हो अथवा उनका आकार जो है वो दो बड़ी हो। आकार और आकृति दोनों ही उसकी बड़ी होनी चाहिए, तब हम जो है उसका प्रयोग करेंगे लकड़ी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है मोल्डिंग रेत के गुण बताइए। मोल्डिंग रेत के गुण क्या है उसको भी आपको बताना है। देखिएगा मोल्डिंग रेत क्या होता है। मोल्डिंग रेत के निम्नलिखित गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। सबसे पहला है ढलाई की सतह से चिपकने वाली नहीं होनी चाहिए। मोल्डिंग रेत का प्रसार गुणांक कम होना चाहिए और यह पिघली गर्म धातु से रासायनिक क्रिया करने में जो है बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी रासायनिक क्रिया ना करे, वरना जो हमारा मोल्ड है वो खराब हो सकता है। ठीक है। तो यह जो हम बोल सकते हैं कि मोल्डिंग रेत है, सैंड है, वो पिघली हुई धातु के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करना चाहिए। यह पुनः प्रयोग कर सकने वाली होनी चाहिए, यानी दोबारा से, और इसे बनाना सुगम होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए। ये मोल्डिंग रेत के विशिष्ट गुण बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोला भट्टी के कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपको चित्र भी बनाना है और उसका वर्णन भी करना है, उसके बारे में भी लिखना है।
ठीक है, तो कुपला भट्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए कुपला भट्टी इस तरीके से होती है, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि सबसे ऊपर जो होता है वो इस्पात खोल होता है और यहाँ पे चार्जर द्वारा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, अग्नि पदार्थ का घोल है जिससे कि यह जो है आग ना पकड़े, और ये वायु झोंका यहाँ से जाता है और वायु की पेटी यहाँ पर लगी होती है। टेप छिद्र जो है इसको हम कहते हैं, ये होता है वायु, ये होता है धातुमल छिद्र। ठीक है, और ये रेत तल यहाँ पर होता है जो इसमें ये भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखिए, कुपला भट्टी का प्रयोग जो है वो ढलवा लोहे को गलाने के समय किया जाता है, गलाने में सामान्य किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः कहाँ प्रयोग होता है, ये होता है ढलवा लोहे को गलाने के लिए। ठीक है, कुपला भट्टी का निर्माण इस्पात प्लेटों का रिवेट जोड़ द्वारा किया जाता है और भट्टी की जो रचना है वो बेलनाकार ढांचे की तरह होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिसका बेस इस्पात अथवा पक्की चिनाई द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक, तो आपको जो है इस तरीके से कुपला भट्टी के बारे में लिखना है जिससे कि आप जो है उसको अच्छी तरीके से समझा सकें। भट्टी के शिखर पर एक चार्जर जो है द्वार बना होता है जिससे कि उसमें एग्जिट हो सकता है, इमरजेंसी। ठीक है, क्या जो इमरजेंसी एग्जिट है स्मोक का वो जो है वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है, तो वहाँ पर उसके हेड में जो हमारे पास ये फर्नेस है उसके हेड में एक छिद्र कर दिया जाता है जिससे कि धुआं आसानी से निकल जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चार्ज द्वार बनाया जाता है। कुपला फर्नेस के निम्न क्षेत्र हैं। एक है हर्थ अथवा क्रूसिबल। हर्थ अथवा क्रूसिबल ये क्या होता है, यह क्षेत्र ट्वियर यानी कि जो हमारे पास बोलते हैं टायर, इसके नीचे होता है जहां एक पिघली धातु एकत्रित होती है। नेक्स्ट है दीवार या फिर ट्वियर क्षेत्र। यह क्षेत्र टायरों द्वारा घिरा हो रहता है। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रज्वलन क्षेत्र। यह क्रूसिबल के ऊपर का क्षेत्र होता है, यहां पर ईंधन का दहन होता है और उसके जो कि कुपोला को अधिक ताप प्रदान करता है, यह वहां से हमें ताप देता है जो ईंधन जहां पर जल रहा है। ठीक है, ईंधन जो है ज्यादा जलेगा उतना ही ताप जो है बढ़ेगा कुपला भट्टी में। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन क्षेत्र। रिडक्शन क्षेत्र क्या होता है, प्रज्वलन क्षेत्र के ऊपर का भाग रिडक्शन क्षेत्र कहलाता है। ठीक, जो प्रज्वलन क्षेत्र है उसके ऊपर का भाग जो रिडक्शन क्षेत्र कहलाता है। और यह इस क्षेत्र के तापमान से अधिक कितना 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रह जाता है। जो अब ये घटना स्टार्ट होता है तब क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन एवं ऑक्सीजन परिवर्तित हो जाता है जिससे कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संगलन क्षेत्र। संगलन क्षेत्र में क्या है, देखिएगा कि कोक ईंधन की ऊपरी परत से शुरू होने वाला क्षेत्र संलग्न क्षेत्र कहलाता है। धातु पिघलने के पश्चात नीचे हर्थ में इकट्ठी हो जाती है और इस क्षेत्र का तापमान सर्वाधिक लगभग 1600 डिग्री से 1700 डिग्री तक माना जाता है। प्री हीटिंग क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। प्री हीटिंग क्षेत्र क्या है, देखिए संगलन क्षेत्र से होकर भरण द्वार तक का क्षेत्र जो है वो प्रीहीटिंग क्षेत्र द्वार कहलाता है और प्रीहीटिंग क्षेत्र में ही चार्ज डाला जाता है। क्लियर, सावधानियां क्या क्या बरतें, कुपला चार्जिंग हेतु आवश्यक सामग्री को बड़े टुकड़े में नहीं रखना चाहिए। गलित धातु निश्चित समयांतराल पर बाहर निकाल लिया जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और गलित धातु ट्वेरों के तल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वायु का प्रवाह की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए और निकास छिद्र अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए जिससे कि कोई भी नुकसान ना हो सके। इसके लाभ क्या क्या हैं, लाभ इसके ये हैं कि इसका संचालन तथा पोषण जो है वो सस्ता होता है। यह कम फ्लोर स्पेस घेरती है और संचालन जो है वो लंबे समय तक किया जाता है, यानी कि टिकाऊ है। धातु गलन की दर जो है वो ऊंची होती है और प्रारंभिक लागत
इसकी कम होती है, इसलिए यह ज़्यादा उपयोगी है, इसके लाभ हैं। क्लियर। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में बताइए। विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में बताना है तो देखिए ढलनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दोष तो क्या है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला है ब्लो होल। ब्लो होल क्या होता है, पहला ब्लो होल है। ब्लो होल क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ब्लो होल जो होता है ये प्राय छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ढलजों के पृष्ठ पर या फिर अंदर उत्पन्न होते हैं, और इसका मुख्य कारण है बालू का अधिक भीगना या फिर बालू की कटाई, या फिर हम कह सकते हैं कि संरंध्रता की कमी होना। तो इन सभी तथ्यों को नियंत्रित कर यह दोष नियंत्रित किया जाता है जो कहलाता है ब्लो होल। नेक्स्ट है रेत छिद्र। देखिए इन्हें पात भी कहा जाता है, जो रेत छिद्र होते हैं इन्हें पात भी कहा जाता है, और ये भी ढलजों में उत्तरी पृष्ठ, जो हमारे पास ऊपरी पृष्ठ होता है या फिर आंतरिक दीवार, ऊपरी पृष्ठ या फिर आंतरिक दीवारों दोनों की ही उत्पन्न होता है, जिससे कि आपको यहाँ पर रेत छिद्र जो है एक पात के रूप में दिखे, जिसका मुख्य कारण सांचों की दीवारों से रेत का छूटकर गिरना होता है। और इस दोष से बचने हेतु पिघली हुई धातु को तीव्रता से नहीं उड़ेला जाता, आराम आराम से उड़ेलते हैं, क्योंकि इसमें जो है अमाउंट का रेत का जो है वो हमें पहले फर्मा यानी कि पैटर्न बना लिया होता है। अगर हम उसमें धातु को तेजी से गिराएंगे तो वह जो है टूट सकता है और उसमें जो है कमी आ सकती है। कोल्ड शट। कोल्ड शट क्या है, इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जब आपस में तरल अवस्था में न मिलने के कारण जो हमारे पास ढलवा जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसको जो है आपस में न मिलने के कारण यह दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे कोल्ड शट, दरारें, इस तरीके से। ठीक, तो बिंदु पर कमजोर जो है पड़ जाता है, जो उसकी मजबूती होती है, जो बिंदु जहां पर भी ये कोल्ड शट होगा वहां पर जो है कमजोर पड़ जाता है। और इन दोषों से बचाव हेतु पिघली धातु को स्थिति अनुसार अधिकतम ताप तक गर्म किया जाता है, और उत्पन्न होने के बाद इसमें क्या आ जाते हैं, दरारें। दरारों की बात कर लेते हैं। यह दोष प्राय पिघली हुई धातुओं के ठंडे होने पर ढलज के विभिन्न भागों में असमान संकुचन के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें बचाव हेतु उत्पादों में उपयुक्त डिजाइन परिवर्तित जरूरी नहीं है, जो यहाँ पर ये कहते हैं। तो लेकिन ये इसमें जो दरारें हैं उसमें जो हम कह सकते हैं कि इनके बचाव हेतु उत्पादों में उपयुक्त डिजाइन बना देते हैं, जो ये परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, जहां दरार होती है उसमें डिजाइन बना देते हैं, तो ये उसमें परिवर्तन ला देता है। पोर्ड शॉर्ट की बात करेंगे। पोर्ड शॉर्ट क्या है, इस प्रकार के दोष पिघली धातु को कम मात्रा में उड़ेलने के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पापड़ी, कटाव एवं स्खलन। पापड़ी या फिर कटाव या फिर स्खलन। देखिएगा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए पापड़ी या फिर कटाव, तो इस प्रकार के दोषों के कारण जो है ढलजों की सतह पर रेत युक्त कठोर खुरदरापन आ जाता है, और जिसका मुख्य कारण रेत की असमान कुटाई या फिर इसका अत्यधिक जलांश या संरंध्रता की कमी, इससे ये कमी आती ही दोष आता है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्थान एवं हटाव। तो इसको जल्दी से देख लीजिएगा। उत्थान एवं हटाव का दोष जो है वो प्राय बाहरी दोषों की श्रेणी में आते हैं, और जो संकोचन यस्कों के प्रभाव यानी कि परस्पर मुख्य कारण बन जाते हैं। ठीक है, इसके परस्पर जो है असमायोजन एवं कोप के धातु प्रभाव वाले शब्द, यानी कि जो हम कहते हैं कि धातु प्रभाव वाले जो भी हमारे पास इक्विपमेंट होंगे उसमें धातु प्रभाव बल के ऊपर उठने के कारण पैदा हो जाता है, और इसमें बचाव हेतु धातु उड़ेलने के पश्चात बॉक्सों को ठीक करने का समायोजन उनके ऊपर आ जाता है। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास उत्थान एवं हटाव, ये जो हमारे पास हेडिंग है, इसमें ये दोष है कि बाहरी दोषों को श्रेणी के अनुसार, जो हमारे पास श्रेणी बनी हुई है उसके अनुसार रखा जाता है, जो संकचन वाक्य कहलाते हैं। संकचन वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास तप्त विदारण। तप्त विदारण क्या है,
इस प्रकार के दोषों का मुख्य कारण पिघली धातु का ठंडा होने के पश्चात ठोस होने के कारण उसके सामर्थ्य में आने वाली कमी है, जिसको हम कहते हैं तप्त विदारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सूजन। देखिए, इस दोष के कारण ढलजों की सतह किसी किसी स्थान पर उभरी हो जाती है, तो इसका मुख्य कारण जो है बालू की असमान कुटाई है, जिससे कि वह इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धातु प्रवेश की। धातु प्रवेश क्या है? देखिए, धातु प्रवेश यह है कि जो भी हमारे पास दोष है धातु प्रवेश, इसमें मोटे कण वाली बालू एवं हल्की कुटाई के कारण उत्पन्न होते हैं, जिस कारण गलित धातु बालू कण चारों तरफ से रिक्त स्थानों के प्रवेश पर बालू कणों को जकड़ लेती है एवं वह अलग नहीं हो पाती, और इस कारण जो है ये दोष हो जाता है, जिसको बोलते हैं धातु प्रवेश। तो इससे बचाव हेतु बारीक कण वाली बालू का या धातु जो हमारे पास बालू होती है, रेत होता है, उसका उपयोग एवं या फिर अगर बारीक बालू ना मिले, बारीक कण वाला बालू ना मिले, तो उसकी कुटाई इस तरह कर लेनी चाहिए जिस बालू का भी आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके दोष। किसके दोष थे? ये थे हमारे पास विभिन्न प्रकार के कास्टिंग दोषों के बारे में, यानी कि जो हमारे पास जब हम कास्टिंग करते हैं उनके दोष क्या क्या हैं, क्या क्या कमी उनमें आ सकती है। ठीक है, बात करते हैं डाई के प्रकार समझाइए। डाई के प्रकार समझाने के लिए आपको जो है ये पढ़ना होगा। क्या है? देखिए, प्रेस की डाइयां एकल क्रिया एवं बहुक्रिया के लिए हो सकती हैं। एकल क्रिया और बहुक्रिया दोनों। एक क्रिया वाली इकाइयों का अभिकल्पन बहुत आसान होता है, लेकिन इनकी बनावट भी बहुत सरल होती है। ये रैम के एक स्ट्रोक में अपने कार्य को संपादित करती हैं। बहुक्रिया वाली जो डाइयां होती हैं वो रैम के एक स्ट्रोक में बहुत सारी या फिर एक से अधिक क्रियाएं संपादित करती हैं। ठीक है, तो एकल क्रिया ये है कि जो हमारे पास दो टाइप बताए गए हैं, कर्तन डाई और कर्षण डाई। तो बात करते हैं एकल डाई की। एकल क्रिया डाई दो टाइप होते हैं, कर्तन डाई और कर्षण डाई। ठीक, और बहुक्रिया वाली डाई जो है वो यौगिक डाई और फिर प्रगतिशील डाई और फिर है तीसरा संयुक्त डाई। तो ये हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं, बहुक्रिया, और एकल क्रिया होती है दो प्रकार की, कर्तन और कर्षण। तो कर्तन डाई क्या है? कर्तन डाई के बारे में बात करें तो कर्तन डाई है हमारे पास, देखिएगा, ये डाइयां कार्यखंड पर कर्तन क्रिया करने के लिए होती है, और कर्तन क्रिया करके डाई निम्न कार्य करती है। क्या क्या? जैसे ब्लैंकिंग, भेदन, पंचेज, बहुछिद्रण, शेविंग आदि। ठीक है, इस तरीके से ये काम किए जाते हैं। कर्षण डाई के बारे में बात करें, कर्षण डाई में क्या होता है? जब प्रेस द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार का है जिससे कि कार्यखंड की आकृति में केवल परिवर्तन होता है, तब इसमें प्रयुक्त डाई को कर्षण डाई कहा जाता है। और इन डाइयों को उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य हैं उनके नाम से भी जानते हैं, जैसे बंकन डाई, बंकन कार्य, प्ररूपण डाई। ठीक है, इस तरीके से हम जो कार्य किया था उसी के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, बहुक्रिया वाली डाई के बारे में जानते हैं। देखिए, बहुक्रियाकारी डाई वहां प्रयोग की जाती है, क्रियाकारी डाई वहां प्रयोग की जाती है जहां की एक कर्तन या फिर एक कर्षण क्रिया के अतिरिक्त भी अन्य कोई क्रिया भी रैम के एक स्ट्रोक में की जाती है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आप देखिएगा। तो यहां पर हमने बात की बहुक्रिया वाली डाई और फिर एकल क्रिया डाई। ठीक है, तो एकल क्रिया डाई दो तरह की होती है, कर्तन डाई और कर्षण डाई। और बहुक्रिया वाली डाई जो होती है वो तीन तरह की होती है, यौगिक डाई या फिर प्रगतिशील डाई और फिर संयुक्त डाई। ये तीन तरह की होती है। ठीक है, तो हमने कर्तन डाई के बारे में बात की, कर्षण डाई के बारे में बात की। बात करते हैं यौगिक डाई के बारे में। देखिए, यौगिक डाई जो होती है, इन डाइयों का प्रयोग वहां किया जाता है जहां की एक से अधिक क्रियाएं रैम के एक स्ट्रोक में ही पूर्ण करनी हो, और बाध्यता यह भी रहती है कि कार्यखंड को बनाने की प्रक्रिया केवल एक स्टेशन पर ही पूर्ण की जाती है, तो वहां पर यौगिक डाई का प्रयोग किया जाता है। प्रगतिशील के बारे में बात करें, प्रगतिशील के बारे में बात करेंगे तो प्रगतिशील डाई जो होती है वहां पर देखिए, कभी कभी एक कार्यखंड के ऊपर की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं के लिए
कार्यखंड को विभिन्न स्टेशनों यानी कि मशीनों पर ले जाने की आवश्यकता होती है। स्टेशन की बात करें मशीन के बारे में, ठीक है। इसलिए कार्यखंड को प्रेस कार्य के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन पर हस्तांतरित करना पड़ता है। तो इस तरह से हर मशीन पर प्रयोग किए जाने वाली डाई अलग अलग आकार की हो सकती है, जो कि रैम के एक स्ट्रोक में संपूर्ण क्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो एक स्टेशन पर कार्य चक्र के पूर्ण होने के पश्चात कार्यखंड दूसरी मशीन जो कि रैम, दूसरी मशीन क्या है, जो कि रैम एक स्ट्रोक में संपूर्ण क्रिया को पूर्ण करते हैं, वो एक स्टेशन पर कार्य चक्र के पूर्ण होने के पश्चात कार्यखंड को दूसरी मशीन पर हस्तांतरित कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है प्रगतिशील डाई का, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट है, अब बात करते हैं संयुक्त डाई की। संयुक्त डाई क्या होती है? देखिए, संयुक्त डाइयां भी प्रगतिशील डाइयों की तरह होती हैं और जिनके द्वारा कर्तन या फिर कर्षण, कर्तन और कर्षण दोनों की बात कर रहे हैं, उनकी एक से अधिक क्रियाएं इन डाइयों द्वारा की जाती हैं, ठीक है। लेकिन बाध्यता यह रहती है कि इन डाइयों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं केवल एक ही स्टेशन पर, एक ही मशीन पर की जाती है, ठीक है। और रैम के एक स्ट्रोक में कार्य संपादित करना रहता है, ये होती है संयुक्त डाई का काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है खुले और बंद डाई फोर्जिंग के बीच अंतर लिखिए। तो खुले और बंद डाई फोर्जिंग के बीच अंतर आपको बताना है। देखिएगा, खुली डाई फोर्जिंग, ओपन डाई फोर्जिंग क्या होती है? इस प्रकार के फोर्जन में जो हम कहते हैं शक्ति हथौड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शक्ति हथौड़े का प्रयोग समतल डाइयों पर किया जाता है, ठीक। पदार्थ की अंतिम आकृति ऑपरेटर की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है और यह प्रक्रम मुख्य रूप से भारी फोर्जन के 25 टन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। इस प्रक्रम की सटीकता ज्यादा नहीं होती और इस प्रकार के निम्न पात हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यहां पर बात करते हैं जो इसके टाइप होते हैं। जो इसमें हथौड़े का प्रयोग किया जाता है वो होता है यांत्रिक हथौड़ा, वायवीय हथौड़ा या फिर भाप हथौड़ा, ठीक है। इनका इसमें प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास ये होती है खुली डाई फोर्जिंग। बंद डाई फोर्जिंग के बारे में बात करें, क्लोज डाई फोर्जिंग, यानी कि इस क्रिया को अंकन या फिर डाई फोर्जिंग या फिर बोलते हैं पात फोर्जन भी कहा जाता है। इस प्रक्रम में भारी इस्पात के ब्लॉकों, जिनको डाई कहा जाता है, उनसे युक्त पात घन के दाब से गर्म धातु को वांछित आकार दिया जाता है। ये होती है बंद डाई फोर्जिंग, ठीक है। अब ये जब इसमें हम जो है गर्म धातु के जो पार्ट होते हैं उनको पीट करके वांछित आकार देते हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो भी मटेरियल है उसमें से कुछ मटेरियल जो है उसमें कम हो जाता है, ठीक है। जब वहां पर ये दबाव पड़ता है तो उससे जो है कुछ मटेरियल क्षीण हो जाता है, लेकिन इसमें जो है एक जैसा हम शेप चाहते हैं वैसा शेप हम इसमें ला देते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के एक्सट्रूजन क्या है। एक्सट्रूजन प्रक्रम क्या है? एक्सट्रूजन प्रक्रम के बारे में हमको बताना है। देखिए, एक्सट्रूजन प्रक्रम क्या होता है? एक्सट्रूजन सर्वाधिक उपयोगी प्रक्रम है और एक्सट्रूजन प्राय जो है वो तप्त या फिर ठंडी दोनों अवस्थाओं में किया जाता है। इस प्रक्रम में एक विशेष प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा दाब डालकर वांछित आकार प्रदान करते हैं और इस प्रकार जो ये प्रक्रम है इस प्रकार का, इससे क्या करते हैं, इसके द्वारा पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि धातुओं के विभिन्न प्रकार के ठोस व खोखले सेक्शन बनाए जाते हैं, जो जिसे हम बोलते हैं ट्यूब टाइप का, ठीक है। ट्यूब टाइप या फिर पाइप इस तरीके का एक्सट्रूजन के प्रक्रमों द्वारा बनाया जाता है। एक्सट्रूजन प्रक्रमों का वर्गीकरण अगर हम करें तो यहाँ पर सबसे पहले है प्रत्यक्ष अथवा अग्र एक्सट्रूजन। प्रत्यक्ष अथवा अग्र एक्सट्रूजन, तो देखिए प्रत्यक्ष एवं अग्र एक्सट्रूजन क्या है इसके बारे में बात करें। देखिए, जो प्रत्यक्ष और अग्र एक्सट्रूजन हम बोल रहे हैं, तो इस प्रक्रम में धातु की बिलेट को रैम के द्वारा दाब डालते हुए हम क्या करते हैं, डाइयों में से पास कराते हैं। दाब डालते रहते हैं और डाइयों में से पास कराते हैं। तो डाइयों का जो आकार है वो प्राय वांछित धातु के आकार तथा हम कहते हैं कि माप के आधार पर चयनित कर देते हैं पहले से ही, ठीक है। तो प्राय डाई स्थिर अवस्था में रहती है। तो रैम की बिलेट पर दबाव जो डालते हैं तो बिलेट व सिलेंडरों के दीवारों के मध्य अत्यधिक घर्षण होता है, बहुत ही ज्यादा घर्षण होता है, जिस कारण से अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है, हमें उस पर बहुत ज्यादा दाब लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष अथवा पश्च एक्सट्रूजन। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सट्रूजन में रैम तथा सिलेंडरों के मध्य घर्षण को कम कर दिया जाता है, जो अप्रत्यक्ष और पश्च एक्सट्रूजन होते हैं, जिससे कि कम दाब की आवश्यकता पड़े, ठीक है, कम दाब की आवश्यकता पड़े। और इस प्रक्रिया में प्राय बिलेट, जो हम बिलेट बोलते हैं, उसको स्थिर रखा जाता है और हाइड्रोजन प्रेस के द्वारा
डाई को आगे ब्लेड से विरुद्ध दाब डाला जाता है। देखिए हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अथवा अग्र एक्सट्रूजन में क्या होता है कि रैम पर दबाव डाला जाता है और अप्रत्यक्ष पश्च एक्सट्रूजन में डाई पर दबाव डाला जाता है। ठीक है, उसमें रैम फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहां पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। तो डायरेक्ट एंड फॉरवर्ड एक्सट्रूजन को हम बोल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष और अग्र एक्सट्रूजन। प्रत्यक्ष और अग्र एक्सट्रूजन ये होता है कि जो बिलेट है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिलेट, ठीक, और ये है रैम। ठीक है, ये बिलेट है यानी कि धातु और ये रैम है। तो रैम को इस तरीके से यहां पर दबाव डाला जाएगा और इसको आगे इसकी तरफ धकेला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक पाइप के रूप में यहां पर आपको मिलेगा। ठीक, तो ये है फ्लो ऑफ मटेरियल इस तरीके से फ्लो होता दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपके पास यहां पर इनडायरेक्ट एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन, जो अभी आपने पढ़ा है प्रत्यक्ष एवं पश्च एक्सट्रूजन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये रैम होती है इसको फिक्स रखा जाता है, लेकिन इस पर दबाव डाला जाएगा तो ये जो है इसमें आगे की तरफ इसमें बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ रैम में। ठीक, तो इसमें जो है फ्लो ऑफ मटेरियल इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आप फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा, आपका फिगर जरूर बना करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपैक्ट एक्सट्रूजन। इंपैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ये जो है स्लग है और ये डाई है। ये पंच जो है इस पर आकर के इंपैक्ट डालेगा और इंपैक्ट डालने पर क्या है, ये एक ट्यूब के रूप में ये मटेरियल फ्लो हो जाएगा और हमें जो है एक ट्यूब का रूप मिल जाएगा। ठीक है, ये ऊपर को इस तरीके से फ्लो होगा और हमें एक ट्यूब का रूप मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंपैक्ट एक्सट्रूजन। आइए इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ये होता है एक होता है ट्यूब एक्सट्रूजन। ट्यूब एक्सट्रूजन का मतलब क्या है कि यहां पर देखिएगा ये इस तरीके से यहां पर ये नीचे की तरफ फ्लो होगा जब इस पर ये दबाव डालेगा। ठीक है, ये है वैन होलो, ये इस पर जो है ये दबाव डालता है और दबाव डालने पर जो है ये नीचे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं, ये होता है ट्यूब एक्सट्रूजन। ठीक, ये होता है ओपन एंडेड प्रोडक्ट और ये होता है हमारे पास एक्सट्रूडिंग क्लोज प्रोडक्ट यूजिंग मटेरियल। ठीक, यानी कि मैंड्रेल को हम यूज करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइएगा, देखिए इंपैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है। इंपैक्ट एक्सट्रूजन के बारे में बात करेंगे। देखिए इंपैक्ट एक्सट्रूजन ये जो होता है, इसमें कैसे करते हैं कि ये आमतौर पर मुलायम या फिर तन्य धातुओं को एक्सट्रूजन करने के लिए काम आता है। यानी कि ये धातु जो है ये तन्य होगी या फिर हम कह सकते हैं कि मुलायम धातु होगी। इस प्रक्रिया में एक डाई और एक पंच असेंबल होता है। एक ये डाई है और ये पंच है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सर्वाधिक उपयोग कांच उद्योग में, कांच की पतली जो चादर होती हैं, दीवारें होती हैं, उनके बर्तन बनाने में या फिर टीन के बर्तन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, जो हमारे पास ये होती है इंपैक्ट एक्सट्रूजन। अब बात करते हैं हम ट्यूब एक्सट्रूजन की। देखिए ट्यूबुलर एक्सट्रूजन क्या होता है। इस प्रक्रम का उपयोग प्राय ट्यूबुलर सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में रैम के साथ एक मैंड्रिल का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, रैम के साथ एक मैंड्रिल का प्रयोग भी किया जाता है और इसमें क्या होता है, यह मैंड्रिल ट्यूब बोर के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ट्यूब बोर होता है। क्लियर, अब चलिए आगे। ठीक है, इंपैक्ट हो गया, ट्यूबुलर हो गया। अब होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या है, देखिए हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन वो होता है जिसमें भंगुर पदार्थ को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, भंगुर पदार्थ को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन होता है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जो है वो प्रक्रम में द्रव को रैम व बिलेट के मध्य भरकर रैम द्वारा द्रव पर दबाव डालते हैं और द्रव यह दबाव बिलेट पर लगाता है। ठीक है, जिसके द्वारा बिलेट डाई में से पास कर जाता है और वांछित जॉब प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हम जैसे चाहते हैं वैसा हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, प्लास्टिक और औद्योगिक उपयोग बताइए। प्लास्टिक के औद्योगिक उपयोग क्या हैं, इसके बारे में देखिए। पहला है संरचनात्मक घटकों के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, चिपकने वाले पदार्थ के रूप में, गर्मी और ध्वनि के इंसुलेशन के रूप में और सतह की रक्षा करने वाली सामग्री बनाने के रूप में इसका प्रयोग होता है। ग्लेजिंग इंसुलेशन में प्रकाश और बिजली के सामान बनाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है। पाइप फिटिंग और सैनिटरी उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और वेल्डिंग कंपोनेंट्स जैसे बॉक्स, पैनल, लिबास और प्लम्बिंग आदि में इसका प्रयोग होता है, जो हमारे पास प्लास्टिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत समझाइए। तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है, आइए इसको बताते हैं। देखिए
इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया सामान्यतः थर्मोप्लास्टिक के जो सामान हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर लचीला हो जाता है और इसमें ठंडा करने पर पुनः सख्त हो जाता है। देखिए, गर्म एवं ठंडा करके इसको लचीला एवं सख्त बनाया जाता है कि जैसे कि प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सके, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, फिगर के हिसाब से हम समझेंगे आगे। ठीक, तो यहां पर देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग, यहां पर एक फिगर है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग है। इंजेक्शन मोल्डिंग से हम देखिए किस तरीके से इसको देखेंगे। अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करें इसी की, तो देखिए जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, तो इसमें मोल्डिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के दाने को एक हॉपर में भरते हैं। ये जो है एक हॉपर है, इसमें प्लास्टिक के दाने को भर लिए हैं जो भी हम प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, जहां से इसको एक भरण यंत्रावली द्वारा एक गर्म सिलेंडर में भेजने की व्यवस्था रहती है। यहां से गर्म सिलेंडर में भेजने की व्यवस्था रहेगी। ठीक, अब क्या काम रहता है, निर्धारित प्लास्टिक दोनों की मात्रा को जो मोल्ड की पूरी तरह से भरे रहते हैं, ठीक है, जो मोल्ड में पूरी तरीके से भर सके, इस सिलेंडर में आती हैं और सिलेंडर में लगे हुए रैम के द्वारा प्लास्टिक दोनों को आगे बढ़ाया जाता है, जहां से ये एक नोजल के अंदर से, यहां से एक कहां पर नोजल के अंदर से गुजरता है और उसमें मोल्ड बॉक्स स्थानांतरित होते रहते हैं। दाब और ताप के कारण ही प्लास्टिक के दाने नरम हो जाते हैं और आगे मोल्ड में जाकर उसकी गुहिका के अंदर विस्थापित होने लगते हैं। तो मोल्ड में जो विस्थापित पदार्थ ठंडा होकर ठोस आकृति में परिवर्तित जब होता है, तो ये जो है वहां से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये यहां से बाहर निकल जाता है। और थर्मोप्लास्टिक की इस विधि से मोल्डिंग करने के लिए सिलेंडर में लगभग कितना 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप चाहिए, और अधिकांश मोल्ड को ठंडा करने के लिए उसके फ्रेम के चारों तरफ ठंडे पानी का प्रवाह करते रहते हैं, जिससे कि वह ठंडा रहे। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है इसको देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाइप बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पाइप बनाने की विधि क्या है उसका आपको वर्णन करना है और आपको बताना है कि पाइप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाइप बनाने की विधि जो है काफ़ी आसान है, लेकिन ये पेपर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है, क्योंकि ये आपको मिल जाती है पेपर में। ठीक है, तो पाइप बनाने की विधि को आप देख लीजिएगा। देखिए, यह विधि फॉरवर्ड बहिर्वेदन का प्रकार है। फॉरवर्ड बहिर्वेदन एक विधि है, यह उसी का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं पाइप बनाने की विधि। बहिर्वेदन विधि ही पाइप बनाने की विधि कहलाती है, जिसमें एक मैंड्रिल का प्रयोग करके उत्पादन के छिद्र बनाए जाते हैं। उत्पाद में छिद्र बना लेते हैं और सबसे पहले ब्लेड तथा डाई के बीच में मैंड्रिल का एक निश्चित दूरी प्रवेश कर दिया जाता है, जिस कारण डाई छिद्र व मैंड्रिल के बीच में एक छल्लेदार अंतराल उत्पन्न हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, प्लंजर द्वारा ब्लेड पर दाब डाला जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप धातु मैंड्रिल तथा डाई के खाली स्थान से होकर बाहर निकल जाती है, तथा बाहर निष्कासित पाइप का बाहरी व्यास होता है वो डाई छिद्र के व्यास के बराबर होता है तथा आंतरिक व्यास मैंड्रिल के व्यास के बराबर बन जाता है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनका मुख्यतः उपयोग किसमें, जो हम नली होती है, पाइप होते हैं, उनके उत्पादन में इसका प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइप बनाने की विधि, यानी कि बहिर्वेदन विधि। आपसे ये पूछ सकता है पाइप बनाने की कौन सी विधि है, बहिर्वेदन विधि, और इसका वर्णन कीजिए। तो आपको पाइप बनाने की विधि बहिर्वेदन विधि का वर्णन कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी आपके जो है परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आगे ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमने उनको सभी को ले लिया है, और आगे आने वाले सभी क्वेश्चन को हमने यहां पर बता दिया है। तो इस वीडियो को आप देख करके जाइएगा, और इस वीडियो से आप जो है इतना लाभ उठा पाएंगे कि आपकी बैक आने के चांसेस 0% हो जाएंगे। ठीक है, आपके कम से कम 35% आप मार्क्स इसमें से ले आएंगे, और सभी क्वेश्चन आपको पेपर में लिखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको मिला है केवल
इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनका फुल सॉल्यूशन। आप इतना ही अगर आप करके आएंगे, देखिएगा पेपर में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में आप जो पेपर में पूछा गया है आप केवल वो लिखिएगा, सटीक लिखिएगा तो आपको सटीक नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। गारंटी देते हैं कि इस वीडियो से आपको जो है काफी ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा, आपकी बैक का बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। केवल इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।